हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप सभी का फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन पे आज हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि उस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 सीरीज अपलोड कर दिया है। ठीक है, इस सीरीज कहाँ आपको मिलेगा? हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पे सारा सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ए में दिया गया है ईरान, बी दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, सी दिया गया है उत्तर अफ्रीका, डी दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर अमेरिका। ठीक है, यानी उत्तर अफ्रीका, यानी कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो उत्तर अफ्रीका। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? यानी कि यहाँ पे क्या दिया? सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ए में दिया गया इल्तुतमिश, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी हमारा दिया गया गयासुद्दीन बलबन और डी में दिया गया है रजिया सुल्तान। तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है हमारा, क्या है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से और किस तरह के हमारा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। यानी कि प्रश्न यहाँ से हमारा पूछा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति को कौन अपनाया था? तो बलबन। ठीक है, बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किया था। यहाँ से भी प्रश्न आता है दीवान अर्ज क्या है? तो यह हमारा क्या है? एक सैन्य विभाग है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है, अपने दरबार में, यानी कि बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पावोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया। यानी कि अपने दरबार में सिजदा एवं पावोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था। यानी कि प्रश्न यहाँ से आएगा हमारा कि बलबन को उलुग खां के उपाधि किसने दिया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? यानी भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जाए बी, चार्ल्स विल्कन्स। यानी कि चार्ल्स विल्कन्स ने भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लखनऊ। यहाँ पे पूछ रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बेगम हजरत महल। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? यानी कि सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों के द्वारा निर्मित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा सुंदरबन का डेल्टा निर्मित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? यानी कि हम कहने का मतलब यह है प्रश्न का कि अहमद शाह अब्दाली जो भारत में आए थे वो किस देश के थे? यानी कि तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अफगानिस्तान। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। कभी कभी हमारा एग्जाम में पूछा जाता है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खां था। अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं इससे संबंधित और भी हमारा प्रश्न पूछा जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी, मराठा और अहमद शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पराजय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पूछा जाता है हमारा प्रश्न कि पानीपत का, पहली बात तो पूछा जाता है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। किसके बीच? तब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। कौन जीता था पानीपत के तृतीय युद्ध में? मराठा पराजय हुआ था। ठीक है, यानी कि अहमद शाह अब्दाली के विजय हुआ था। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी। यानी कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। उसके बाद यहाँ से प्रश्न आएगा, वर्ष 2011 में प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2011 से प्रत्येक 25 वर्ष
को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2011 से। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा डुरंड रेखा। यहाँ पे पूछा गया डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है, यानी कि अलग करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। डुरंड रेखा किन दो देशों को अलग करता है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। यहाँ से हमारा प्रश्न पूछा जाएगा मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ रेखा ये किसके बीच है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो स्थित रेखा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। एक होता है हमारा हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में यह हिंडनबर्ग रेखा है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारत एवं पाकिस्तान की कौन सी रेखा अलग करता है? तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत एवं चीन को तो मैकमोहन रेखा, जर्मनी एवं पोलैंड को तो हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है? आपको बताना है कि मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है। तो क्या किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा अथर्ववेद। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यहाँ से एक और प्रश्न हमारा बनता है भारत का, ठीक है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यानी कि भारत का जो आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो सिलिकॉन हमारा क्या है? अर्धचालक है। यहाँ पे सेलेनियम भी हमारा अर्धचालक है, अर्मेनियम भी हमारा अर्धचालक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन हमारा क्या है? यह अर्धचालक नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अर्धचालक पदार्थ में कौन कौन से आता है। अब सिलिकॉन हमारा है, जर्मेनियम है, कार्बन है, सेलेनियम है, आर्मेनियम आदि सभी पदार्थ हमारा क्या है? ये सभी हमारा क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? आपको बताना है कि क्या पादप हार्मोन निम्न में कौन है। तो ऑक्सीन हमारा क्या है? पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड यानी कि एड्रीनलिन क्या हमारा है? पादप हार्मोन। एड्रीनलिन पादप हार्मोन नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा। 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? यानी अकबर का मकबरा बताना है आपको कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा। यानी कि सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अब देखते हैं यहाँ से हमारा प्रश्न यह भी आ सकता है हुमायूं का मकबरा यदि पूछे तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ये कहाँ? महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद है। ठीक है, ये हमारा औरंगाबाद बिहार वाले नहीं, ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्थित है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो काबुल। ठीक है, काबुल कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? आपको बताना है भारत में पहली जनगणना कब हुई। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1872 ईस्वी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में। किसके कार्यकाल में? यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। यह प्रश्न बहुत अधिक बार आता है कि भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है? भारत में नियमित जनगणना, भारत में पहली जनगणना यदि पूछे तो हमारा किसके काल में था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में था। ठीक है, यदि और यहाँ पे क्या दिया गया? भारत में नियमित जनगणना यदि पूछे, नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुआ था? तो 1881। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नियमित जनगणना। लेकिन पहली जनगणना पूछे तो किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नियमित पूछ रहा है या पहली पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न
किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लैंगिक प्रजनन। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो लैंगिक प्रजनन। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर प्रश्न। 15 नंबर क्या है? जीरोप्थिल्मिया रोग किसकी कमी से होता है? जीरोप्थिल्मिया रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा, विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थिल्मिया रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए का यदि रासायनिक नाम पूछे तो हमारा क्या आता है? रेटिनॉल। यहाँ से प्रश्न आता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? हमारा रेटिनॉल है। जबकि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे यदि तो अस्कॉर्बिक एसिड हमारा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। एक उदासीन परमाणु बना होता है। एक उदासीन परमाणु किसका बना होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा डी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। एक उदासीन परमाणु क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर। भी आकार के घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? यानी कि आपको बताना है कि भी आकार के घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है या किस नदी के द्वारा होता है। ए में दिया गया हमारा, क्या दिया गया है? युवा नदी, प्रौढ़ नदी या वृद्ध नदी या इनमें इन सभी नदियों के द्वारा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? भी आकार के घाटी का निर्माण होता है युवा नदी के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। निम्न में, ठीक है, निम्न में कौन सा गुणसूत्र पुरुष में पाया जाता है? यानी कि निम्न में कौन सा गुणसूत्र पुरुष में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुरुष में गुणसूत्र पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? वाई गुणसूत्र। ठीक है, पुरुष में वाई गुणसूत्र पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इथेनॉल का सूत्र बताना है आपको कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा, C2H5OH। ये क्या हमारा इथेनॉल का सूत्र का है? इथेनॉल है। ठीक है, C2H5 और OH, ये हमारा क्या है? इथेनॉल का सूत्र है। 20 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन किया जाता है। आपको बताना है सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदि प्रकाश की गति सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तनांक सूचकांक। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तनांक सूचकांक। तो फ्रेंड, ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से संबंधित था, बार बार यह एग्जाम में पूछा जाता था। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। एक नोटिस आप लोग सुन लीजिए कि हमारे इस चैनल में, ठीक है, स्पेशल बिहार सिविल कोड, ठीक है, बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी व्याकरण का भी, ठीक है, हिंदी व्याकरण का भी क्या है? हिंदी व्याकरण का भी प्रैक्टिस है या टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, ये सारे वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।